Hello students, myself Vishesh Chatwani. I am a chartered accountant and assistant professor in government college. स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ रहा है। देखिए क्वेश्चन काफ़ी बड़े रहते हैं, तो मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ और साथ ही साथ मैं आपको नियम भी बताता चलता हूँ। ऐसा तो पहले क्वेश्चन में कहता है डॉक्टर प्रसाद एक यूनिवर्सिटी में फिलॉसफी डिपार्टमेंट के अवकाश प्राप्त प्रोफेसर है। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में है और मैं नीचे PDF डाल दूंगा, पर एक बार आप सुन लीजिए। तो ये एक डॉक्टर प्रसाद की बात चल रही है जो कि एक रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। वो सांसद भी हैं, यानी मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं। वित्तीय वर्ष 2021 के लिए उनकी आय के विवरण इस प्रकार से है। उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2021 में जो पैसा कमाया है उसके डिटेल इस प्रकार से है। पहला, संसद सदस्य के रूप में प्राप्त वेतन, तो इनको 3,500 रुपये सैलरी मिलती है। जनरली जब किसी को सैलरी मिलती है तो हमें लगता है कि वो इनकम सैलरी हेड में जाएगी, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं। एक तो अपवाद ये है कि जो संसद सदस्य होते हैं, जो सांसद महोदय होते हैं या जो विधायक होते हैं, MLAs होते हैं, उनको जो वेतन मिलता है वो सैलरी हेड में नहीं जाता, क्योंकि वो भारत सरकार के कर्मचारी नहीं होते, नौकर नहीं होते, वो जनता के प्रतिनिधि होते हैं। इसी तरह से जो पार्टनर्स को वेतन मिलता है वो भी सैलरी हेड में नहीं जाता। पार्टनर्स को जो उनके खाते में सैलरी जमा होती है वो बिजनेस हेड में जाती है। तो ये बातें कुछ आपको ध्यान रखनी है। तो ये जो 3500 रुपये की सैलरी है, ये 3500 रुपये की सैलरी जस्ट अ मिनट, ये 3500 इंटू 12 42,000 रुपया इनकी इनकम मानी जाएगी। ठीक है, और मैंने कहाँ लिखा सर इसे मैंने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में लिखा। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है संसद के सत्रों में उपस्थित होने का दैनिक भत्ता। आपको पता है संसद में सेशन चलते हैं तो ये वहाँ उपस्थित होते हैं, वहाँ इनको अलाउंसेस मिलते हैं। तो याद रखिएगा कि MPs को, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, उनको जो अलाउंसेस मिलते हैं, डेली अलाउंसेस, और जो एक होता है कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस, जो उनका निर्वाचन क्षेत्र होता है कॉन्स्टिट्यूएंसी, वो वाला अलाउंस एग्जेम्प्ट होता है। एग्जेम्प्ट होता है मतलब उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, तो मैं इस इनकम को नहीं लिखने वाला। ठीक है सर। चलिए इसके बाद बात करें तो लिखा है थर्ड पॉइंट में, लेखों से आय जो भारतीय पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। ये क्या करते हैं, कुछ आर्टिकल्स लिखते हैं। आखिरकार प्रोफेसर रहे हुए हैं तो आर्टिकल्स वगैरह लिखते हैं, वो पत्रिकाओं में छपते हैं, अखबारों में छपते हैं, इनको पैसे मिलते हैं। तो ये इनकी एक्स्ट्रा इनकम है, साइड इनकम है। तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में लिखी जाएगी। तो चलिए ये वाला जो रुपया इन्होंने बताया 2800 रुपया, इसे मैं इनकी इनकम के अंदर लिख देता हूँ। मैंने ज़्यादा ना लिखना पड़े इसलिए पर्टिकुलर्स का कॉलम पहले से ही भर दिया है, और अब केवल मैं ये वाला ही कॉलम भर रहा हूँ, जिसे आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे। इसमें इसका फ़ॉन्ट थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, आपको आराम से दिखाई देगा। देखिए मेन अमाउंट लिखना भी नहीं है, मैं अमाउंट ओरल भी बोल सकता हूँ, बट मैं लिख के बता देता हूँ। बट बाय द वे आप क्या कीजिएगा कि आप इनको समझिएगा ध्यान से, दैट इज़ जो मैं बता रहा हूँ उनको आप ध्यान से, जो मैं नियम बता रहा हूँ उनको आप ध्यान से समझिएगा। इसलिए मैंने फ़ोन थोड़ा बड़ा कर दिया है, वापस ऊपर चले जाते हैं। हाँ सर, तो अब नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है 2800 रुपये के बाद, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में व्याख्यान देने पर प्राप्त पारिश्रमिक। इन्होंने कई इंस्टीट्यूट में अपने लेक्चर्स डिलीवर किए, तो अब ये उन इंस्टीट्यूट्स में जॉब तो करते नहीं है। अगर जॉब करते होते और फिर इनको पैसा मिलता तो वो उनके सैलरी हेड में जाता, लेकिन इन्होंने एक फ्रीलांसर के तौर पे वैसे ही लेक्चर डिलीवर किया और इनको रेम्यूनरेशन मिला है, तो ये इनकी अदर सोर्स की इनकम में जाएगा। तो ये जो 8,000 रुपये है ये इनकी अदर सोर्स की इनकम में माना जाएगा। मिनट, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं के परीक्षक के रूप में प्राप्त पारिश्रमिक। देखिए ये एग्जामिनर भी हैं, दैट इज़ ये कॉपीज़ को एवेल्युएट करते हैं, कॉपीज़ को चेक करते हैं। कई यूनिवर्सिटीज़ और कई इंस्टीट्यूट की कॉपीज़ को इन्होंने एग्जामिन किया है, उनको पैसे मिले हैं। तो ये पैसा इन्होंने अपनी मेंटल लेबर से कमाया, दैट इज़ अपने मानसिक परिश्रम से कमाया। तो इस तरह से जो मानसिक परिश्रम से पैसा कमाते हैं वो अदर सोर्स में जाता है, क्योंकि देखिए ना तो ये सैलरी है, ना ये इनका बिजनेस है, ना इसमें कैपिटल गेन इन्वॉल्व है, ना हाउस प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है। तो ऐसी कोई इनकम जो पहले 4 हेड में नहीं जाती है वो 5वें हेड में जाती है, आप अच्छे से जानते हैं, और वो 5वां हेड आपका अदर सोर्स ही होता है। तो उनको 6,800 रुपये जो मिले हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से, वो इनके यहीं जाएंगे। ठीक है सर, चलिए
रेम्यूनरेशन रिसीव्ड फॉर वर्किंग एज एग्जामिनर। ठीक है सर, चलिए आगे बात कर लेते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है कि वो छठे पॉइंट में वो कई पुस्तकों के लेखक हैं, ऑथर हैं। गत वर्ष में उनको 15,800 रुपये रॉयल्टी के रूप में मिले हैं। इस राशि से वो निम्न कटौतियों की मांग करते हैं। एक लिपिक का वेतन 1,200 रुपये, पुस्तकों के संशोधन के संबंध में पुस्तकें क्रय की 1,400 रुपये, पुस्तकों के विक्रय के संबंध में तथा नया संस्करण छपवाने के संबंध में टेलीफोन व्यय। देखिए ये बुक ऑथर भी हैं, बुक्स वगैरह लिखते हैं, इनकी बुक्स छपती हैं। जब इनकी बुक्स छपती हैं तो उनको रॉयल्टी मिलती है। ठीक है, दैट्स फाइन, इनको रॉयल्टी मिलती है। अब क्या होता है कि इनकम तो हो रही है, लेकिन इस इनकम के पीछे जैसे एक इन्होंने क्लर्क अपॉइंट कर रखा होगा जो शायद टाइपिंग करता होगा या प्रूफ रीडिंग करता होगा, उसको 1,200 रुपये दिए। इन्होंने बुक्स में अमेंडमेंट करने होते हैं तो उसके लिए इन्होंने खुद ने बुक्स मंगाई, उस पर 1,200 रुपये खर्च किए। और इन्होंने बुक्स की मार्केटिंग पे और उस पर टेलीफोन वगैरह पे बातचीत करने पे 700 रुपये खर्च किए। तो मैं कहना चाहता हूँ 1,200 ए पॉइंट में, 1,400 बी पॉइंट में, 2,600 और 700 3,300 रुपये इन्होंने 3,300 रुपये स्पेंड किए हैं। तो जब हम इनकम लिखते हैं तो हम एक नियम होता है, इनकम लिखेंगे और उस इनकम को पाने के लिए जो खर्चा किया है हम उसे भी कंसीडर करेंगे। इनकम भी लिखेंगे और जो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हैं, जो उससे जुड़े हुए खर्चे हैं, हम उनको भी कंसीडर करेंगे। तो ये दोनों ही चीज़ें कंसीडर होंगी। तो इनकी इनकम 15,800 रुपये तो इनकी इनकम है। ठीक है, तो 15,800 इनकी इनकम है और इनका 3,300 का खर्चा है। इसके अपन लेस कर देंगे। पहले अपने को रॉयल्टी इनकम लिखना है, फिर ये लेस हो जाएगा और फिर 12,500 रुपये इनकी शुद्ध आय आएगी। चलिए आगे बात करते हैं। ये भी लिखा हुआ है कि 7वां उनका राजस्थान स्टेट लॉटरीज से 15,000 का पुरस्कार निकला। उन्होंने विभिन्न प्रांतों की लॉटरीज के टिकट खरीदने के संबंध में गत वर्ष में 800 रुपये व्यय किए। अब देखिए लॉटरी का शौक होगा इनको, उन्होंने लॉटरी खींची, इनकी लॉटरी लग गई, राजस्थान स्टेट वाली लॉटरी इनकी लग गई 15,000 रुपये में। ठीक है, वैसे पूरे इंडिया में लॉटरीज नहीं चलती हैं, कहीं कहीं कुछ कुछ राज्यों में लॉटरीज चलती हैं और लॉटरी से अगर जो पैसे जीतते हैं तो उसे कैजुअल इनकम माना जाता है, आकस्मिक आय माना जाता है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं किस्मत का योगदान होता है और वो इनकम संयोग से होती है। अब इनका लॉजिक ये है कि सर मैंने 15,000 की लॉटरी जीती और मेरे 800 रुपये खर्च हुए हैं, क्योंकि मैंने जगह जगह लॉटरीज के टिकट खरीदे, कहीं इनाम लगा कहीं नहीं लगा और मेरे 800 रुपये खर्च हुए। तो हमने कहा देखो सर, वैसे तो इनकम से संबंधित खर्चों को कंसीडर किया जाता है, जनरली रूल मैं अभी भी यही बोला कि इनकम से रिलेटेड खर्चे को कंसीडर किया जाता है, लेकिन जहाँ तक कैजुअल इनकम की बात है तो कैजुअल इनकम से जो रिलेटेड खर्चा है उसे कंसीडर नहीं किया जाता। तो 15,000 आपकी आमदनी है, उसे जरूर लेंगे, 15,000 आपकी आमदनी है, पर लेकिन हम 800 रुपये के खर्चे को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है सर, तो यहाँ पे मैंने इसकी जो कैजुअल इनकम है जो लॉटरी जीतने से हुई है वो मैंने इनकम पूरी लिखी है। ध्यान दीजिए कि मैंने यहाँ पे खर्चे के 800 रुपये लेस नहीं किए हैं। तो बस यही छोटे छोटे नियम मुझे बताने थे। ये पिछले मैं वीडियो में आपको सारे थ्योरी में बता सकता हूँ। अगर आपने ये नहीं देखा वीडियो पिछला वाला, तो पहले आप पिछला वाला वीडियो जरूर सुन लीजिएगा, नहीं तो आपको लगेगा कि सर डायरेक्ट रूल अप्लाई कर रहे हैं। नहीं, मैंने रूल्स पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिए थे आपसे। ठीक है, तो और अब मैं उन रूल्स का प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन आपको बता रहा हूँ। चलिए अपन चलते चलते 7 पॉइंट्स में आ गए। काफ़ी सारे पॉइंट्स लिए हैं ताकि काफ़ी सारे नियम कवर हो जाएं, कोशिश यही की है। इसके बाद देखिए लिखा है 8वां पॉइंट, जापान में कृषि भूमि से 14,000 की आय प्राप्त हुई। श्री गंगानगर जो कि राजस्थान में है, वहाँ पे भी कृषि भूमि से 4,800 की आय हुई। पहली नज़र में मुझे लगता है कि जो जापान वाली जो एग्रीकल्चर इनकम है वो टैक्सेबल होगी और जो गंगानगर राजस्थान वाली एग्रीकल्चर इनकम है वो एग्जेम्प्ट होगी। लेकिन ये आगे कहते हैं यह भूमि, ये जो 4800 वाले के लिए बता रहे हैं, यह भूमि किसी मकान से लगी हुई नहीं है तथा इसे बाजार लगाने यह भूमि किसी मकान से लगी हुई नहीं है तथा इसे बाजार लगाने के लिए किराए पर उठाया गया था। इन आयों के संबंध में उन्होंने 2600 रुपये व्यय किए। देखिए, एग्रीकल्चर इनकम तब एग्जेम्प्ट होती है जब एग्रीकल्चर वाली क्रियाएं की जाए। जैसे एग्रीकल्चर वाली क्रियाएं क्या होती हैं, जैसे ज़मीन को जोतना, बीज डालना, पानी डालना, नाशक का छिड़काव करना,
फसल वगैरह की कटाई करना, स्टोरेज करना। तो जब आप ये एग्रीकल्चर से जुड़े हुए प्राइमरी और सब्सिडियरी वर्क्स करते हो तो वो एग्रीकल्चर इनकम होती है। लेकिन आपने क्या किया, आपके पास एक ज़मीन थी, शायद खेत होगा, वो आपने वो किसी को दे दिया। किस लिए? ताकि वहाँ बाज़ार लगाया जा सके। जैसे गाँव में बाज़ार का बहुत कल्चर होता है, तो आपने 6-7 दिन के लिए अपना खेत किसी को मार्केट करने के लिए दे दिया, ठीक है, तो उसने वहाँ पे बाज़ार लगा दिया। कहने का मतलब है ये इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, यहाँ पे आपने प्योरली इनकम कमाई है, ये रेंटल इनकम है और ये इसमें कोई एग्रीकल्चर इनकम वाला सीन नहीं है। तो आपकी 14,000 की इनकम जापान वाली वो तो टैक्सेबल होनी है, क्योंकि विदेश में जो भूमि होती है वहाँ से जो एग्रीकल्चर इनकम होती है वो एग्जेम्प्ट नहीं होती, बल्कि वो अदर सोर्स में टैक्सेबल होती है। तो उसमें तो कोई इफ एंड बट है ही नहीं। ये 14,000 आपको लेना है और साथ ही आपको 4800 रुपये ये भी लेना है। और ये कह रहा है कि इन आयों, दैट इज़ इन दोनों इनकम के रिगार्डिंग इनके 2600 रुपये खर्च हुए, हम इसको लेस करेंगे। हमें केवल एक कैजुअल इनकम में आपत्ति होती है, कैजुअल इनकम में हम खर्चे लेस करने का मौका नहीं देते। बाकी तो रूटीन इनकम को गैदर करने में या कमाने में जो खर्चा होता है हम उसको डेफिनेट कंसीडर करते हैं। तो आपको ये करना है कि 14,000 रुपये लेना है, 4,800 लेना है, आपको अपनी इनकम जोड़ देनी है, आपके जो 2600 रुपये खर्चे हुए वो आपको लेस कर देने हैं और इसके बाद आपका फाइनल जो इनकम आएगा वो 16,200 रुपये आ जाएगा। ठीक है सर, चलिए अपन और थोड़ा ऊपर चलते हैं। 9वें पॉइंट में आ गया हूँ मैं, 9th पॉइंट पे खड़ा हूँ। उनकी अन्य आय निम्नलिखित है। उन्होंने शतरंज के खेल में 1200 रुपये जीते और उन्होंने ताश के खेल और शर्त से जीते। तो काफ़ी शौकीन आदमी है, चेस वगैरह खेलते हैं और शर्त भी लगाते होंगे, तो 1200 रुपये जीत गए हैं। कार्ड वगैरह भी खेलते हैं, वहाँ से भी इन्होंने 1200 रुपये जीते हैं। तो 1200 और 1800 सॉरी 3,000 रुपये इन्होंने जीते हैं। तो इस इनकम को कैजुअल इनकम कहा जाएगा। इन्होंने एक जगह चेस गेम्स खेला है, शतरंज में 1200 रुपये जीते हैं और एक बार इन्होंने बैटिंग वगैरह की है और कार्ड गेम खेले हैं, वहाँ इन्होंने 1800 रुपये जीते हैं। ठीक है, मैं पॉइंट नंबर 10 में आ गया हूँ। 1 जुलाई 2000 मतलब ये तो काफ़ी 20 साल पुराना मैटर है। 20 साल पुराना मैटर है। उन्होंने अच्छा आई थिंक प्रिंट मिस्टेक है, इसको एक्चुअली ये बोलना चाहता होगा 1 जुलाई 2020 को। थोड़ा लॉजिकली बता रहा हूँ मैं आपको। 1 जुलाई 2020 को उन्होंने स्वयं का मकान बनाने के लिए ज़मीन खरीदी। कार्य में व्यस्त होने की वजह से वो मकान नहीं बनवा सके और उन्होंने 1 जनवरी 2021 को ये ज़मीन 20,000 रुपये महीने के किराए पे उठा दी। बिल्कुल लॉजिक समझ में आता है कि उन्होंने कुछ ज़मीन खरीदी जुलाई में, सोचा था मकान बनवाएंगे, बिज़ी हो गए। जुलाई 20 में कोरोना वगैरह भी आ गया था, तो बिज़ी हो गए तो मकान बनवा नहीं सके। तो फिर उन्होंने क्या किया, जनवरी से लेके मार्च तक ये मकान तो नहीं, ज़मीन किराए पे दे दी। तो इन्होंने जनवरी का महीना, फरवरी का महीना और तीसरा महीना मार्च का महीना, इन्होंने 3 महीने का किराया कमाया। 20,000 रुपये महीना इंटू 3 हो गया आपका 60,000 रुपये किराया। तो ये इनकम आपकी इधर लिखी जाएगी अदर सोर्स में। अब कोई स्टूडेंट ये कहेगा कि सर ये जो इनकम हुई रेंट की इनकम, ये तो हाउस प्रॉपर्टी में जानी चाहिए। तो मैं कहूँगा नहीं, ये हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगी, क्योंकि जब आप कोई बिल्डिंग किराए पे देते हैं, जब आप कोई भवन किराए पे देते हैं, घर होने की ज़रूरत नहीं है, जब आप कोई घर, दुकान, गोदाम, शॉपिंग मॉल किराए पे देते हैं तो वो इनकम आपकी हाउस प्रॉपर्टी में जाती है। लेकिन जब आप केवल ज़मीन, ओनली प्लॉट ऑफ लैंड किराए पे देते हैं, तो फिर वो जो इनकम होती है सर, वो आपकी अदर सोर्स में जाती है और इसमें कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस नहीं होता। अगर ये हाउस प्रॉपर्टी होती तो 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन भी होता है, लेकिन ज़मीन के मामले में कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं होता। तो यही नियम है ना। और इनकम टैक्स में तो क्या है, रूल ही रूल है सर, जिसको नियम आते हैं वो शेर है। ठीक है, और बात कर लेते हैं। 11वां पॉइंट है 15 दिसंबर 2020 को, क्योंकि ये 20-21 वर्ष चल रहा है ना, फाइनेंशियल ईयर 20-21, क्योंकि हम असेसमेंट कर रहे हैं 21-22 में। तो 15 दिसंबर 2020 को उन्हें उनके एक मित्र ने विवाह के 25वें वर्ष के उपलक्ष्य पर 1 लाख रुपए उपहार स्वरूप दिए। बहुत ही अच्छा इनका दोस्त है, भगवान ऐसा दोस्त सबको दे। शादी की जब 25वीं सालगिरह थी, गांधी जी का इनकी शादी का मौका नहीं है, इनकी शादी की सालगिरह है, तब इनको 1 लाख रुपए का उपहार मिला, जो कि 50,000 से बड़ा गिफ्ट होता है। तीसरी बात है कि गिफ्ट इनको मिला है वो मित्र से मिला है, दैट इज वो उनका रिलेटिव नहीं है। तो ये 3 बातें हैं, ना तो इनकी शादी का मौका है, गिफ्ट भी छोटा नहीं है और गिफ्ट रिलेटिव से भी नहीं है। तो ऐसे में ये पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा, पूरा का पूरा 1 लाख रुपया टैक्सेबल हो जाएगा, ये इनकी इनकम माने जाएगा। अगर ये गिफ्ट 40,000 का होता
तो एग्जेम्प्ट होता, 50,000 का होता तो एग्जेम्प्ट होता। ये गिफ्ट इनको शादी के अवसर पे मिल रहा होता, यहाँ तो शादी की सालगिरह है, एनिवर्सरी है, शादी के मौके पे मिल रहा होता तो एग्जेम्प्ट हो जाता। या इनको किसी रिश्तेदार, जिसके रिश्तेदार की डेफिनेशन भी मैंने बताई थी पिछले वीडियो में, वो सब अगर होता तो वो फिर मामला एग्जेम्प्ट होता। अभी तो ये मामला टैक्सेबल का बनेगा। और अब हम चलते हुए आ गए हैं 12वें पॉइंट में। उन्होंने श्री राम को अपने मकान को 40 लाख रुपए में विक्रय का अनुबंध करके 1 लाख रुपए एडवांस प्राप्त किए। श्री राम के शेष राशि का भुगतान न करने पर अगस्त 20 में 1 लाख रुपए जब्त कर लिए गए। तो देखो, इन्होंने कभी अपने मकान का सौदा किया होगा, सौदा 40 लाख रुपए का हुआ, पार्टी ने 1 लाख रुपए इनको एडवांस दिया, जिसको साई अमाउंट या टोकन मनी बोलते हैं। उसने 1 लाख रुपए टोकन मनी दी। फिर बाद में क्या हुआ, सौदा चढ़ा नहीं, दैट इज वो बचे हुए 39 लाख रुपए नहीं दे पाया, तो आपने वो 1 लाख रुपए की टोकन मनी फॉरफिट कर ली। तो ये इनकम आजकल अदर सोर्स में जाती है। आजकल मतलब पिछले 6-7 साल से यही नियम है कि इस तरह की अमाउंट जो अपन फॉरफिट करते हैं वो इनकम आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाती है। इसे अपन एडवांस मनी फॉरफिटेड कह सकते हैं। 1 लाख रुपए ये भी आपकी इनकम है जो अदर सोर्स में जाएगी। ठीक है, ऐसा था कि अगर मैं ये इन पर्टिकुलर्स को लिखता तो उसमें काफ़ी समय जाता। ये इतना तो खैर आप लिख लेंगे, मेन तो मुझे अमाउंट समझाने हैं और रूल समझाने हैं। आज लास्ट पॉइंट आ रहा है इस क्वेश्चन का, क्योंकि एक क्वेश्चन अपन और करेंगे बाय द वे। सरकार ने उनकी भूमि जो उन्होंने 1977 में 20,000 में खरीदी थी उसका अधिग्रहण किया था, जिसका वाद न्यायालय में चल रहा था। न्यायालय ने विलंब भुगतान पर 1 लाख रुपए ब्याज समेत 51 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति का भुगतान दिसंबर में किया। डॉक्टर प्रसाद की असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए अदर सोर्स हेड की इनकम ज्ञात कीजिए। तो मामला क्या है, मसला क्या है, उनकी एक ज़मीन थी, 1977 में खरीदी हुई ज़मीन थी। वो ज़मीन गवर्नमेंट ने कंपलसरी अक्वायर कर ली। ठीक है, गवर्नमेंट को फ्लाईओवर या कुछ बनाना होगा तो उन्होंने वो ज़मीन अक्वायर कर ली। आपको ऐसी बात नहीं है, कॉम्पनसेशन मिला है, 50 लाख रुपए कॉम्पनसेशन मिला है, और चूंकि कॉम्पनसेशन देर से मिला है तो 1 लाख रुपए आपको ब्याज भी मिला है। तो देखिए, जो 50 लाख रुपए मिला है वो तो जाएगा कैपिटल गेन में, वहाँ पे कैलकुलेशन हो जाएगी। पूरा 50 लाख टैक्सेबल नहीं होगा, कैलकुलेशन हो जाएगी। लेकिन 1 लाख रुपए जो आपको ब्याज मिला है वो आपकी इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। हालांकि इसमें एक नियम ये है कि आपको थोड़ी एग्जेम्पशन मिलेगी, 50% एग्जेम्पशन मिलेगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने 1 लाख रुपए ब्याज कमाया, ये तो आपकी इनकम है, और सेक्शन 57(4) के तहत आपको 50,000 रुपये का एग्जेम्पशन मिलेगा। ये जब भी आपको ब्याज मिलता है, जब भी आपको कॉम्पनसेशन गवर्नमेंट से मिलेगा और उसमें डिले हो जाएगा, तो जो ब्याज एलिमेंट होगा वो ब्याज एलिमेंट आधा टैक्सेबल होगा और आधा एग्जेम्प्ट होगा। तो ठीक है सर, नियम यह है कि आधा टैक्सेबल आधा एग्जेम्प्ट। तो इस तरह से आपको ये टैक्सेबल करना है। अब देखिए, एक बात आप समझिएगा, जब आप एग्जाम हॉल में डिस्क्रिप्टिव आंसर लिख रहे होते हैं तो आपको ये जैसे आपका करीबन ये 1 पेज का आंसर हुआ, तो आपको ये 1 पेज का आंसर तो लिखना ही लिखना है। साथ ही साथ जो आपने नियम सुने अभी, या जो क्वेश्चन के दौरान आप जो लिखते हैं, वो आपको 10-12 नियम भी लिखने हैं। दैट इज 10-12 पॉइंट, जो भी पॉइंट आपने टैक्सेबल किया, चाहे पॉइंट को टैक्सेबल किया चाहे एग्जेम्प्ट किया, अमाउंट को लिखा चाहे छोड़ा या जितना भी लिखा, वो सारा का सारा आपको यहाँ पे नीचे बताना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन जब खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे आपको वर्किंग नोट्स देने चाहिए, क्योंकि वो आपको फिर सारे लिखने चाहिए, है ना, तब जाके वो आपको बहुत एक अच्छे उसकी तरह से मार्क्स देगा। ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए सर, अपन एक क्वेश्चन अभी और करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशु छतवानी। मैंने जो कॉमर्स पॉइंट ऐप बनाया है उसमें आप उसे कैसे यूज़ करेंगे, मैं उसका आपको एक डेमो दे रहा हूँ। सबसे पहले आप अपने प्ले स्टोर पे जाएंगे और आप वहाँ पे कॉमर्स पॉइंट सर्च करेंगे। ठीक है सर, तो जैसे ही आपने जैसे कॉमर्स पॉइंट सर्च किया तो आपके सामने देखिएगा ये इस तरह से कॉमर्स पॉइंट का लोगो आएगा। ठीक है, मैंने इसे पहले ही डाउनलोड कर रखा है, तो इसलिए मेरे पास ऑप्शन का ओपन का ऑप्शन आ रहा है, आपके पास इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो ये ओपन कर लिया आपने इसको। ठीक है, जैसे ही आपसे वगैरह नाम वगैरह पूछेगा, मोबाइल नंबर पूछेगा, वो करके आप इसको एक बार डाउनलोड जब कर लेंगे तो इस तरह से आप अगली बार ओपन कर पाएंगे। वहाँ से आप देखिए, जो आपको फ्री कंटेंट यूज़ करना है उसके लिए आप ऊपर ही ऊपर स्टडी मटेरियल देख रहे होंगे, तो वहाँ आप स्टडी मटेरियल पे जाइएगा।
स्टडी मटेरियल पे जब मैं डॉक्यूमेंट्स फाइल अपलोड करूँगा तो वो आपको स्टडी मटेरियल में दिखाई देगी, और जो मैंने वीडियोस अपलोड कर रखे हैं वो वीडियोस सेक्शन में दिखेंगे। तब आप फिर वीडियोस पे जाइएगा। वीडियोस पे जाके मैंने इसे सब्जेक्ट वाइज बांट रखा है, लाइक ऑडिट, जीएसटी, इनकम टैक्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्टैटिस्टिक, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। तो आपका जो सब्जेक्ट हो आप उसमें जाइए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट है, ठीक है, ये कहीं सेकेंड ईयर में होता है, कहीं थर्ड ईयर में होता है। आप वहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद मैंने उसे चैप्टर वाइज बांट रखा है। तो फॉर एग्जांपल आपको कैश फ्लो चैप्टर पढ़ना है तो आप कैश फ्लो पे गए और वहाँ कैश फ्लो पे जाके आप जो चैप्टर पढ़ना चाहें उसे आप पढ़ सकते हैं और आराम से उसे आप क्लिक कीजिएगा, वो इजीली प्ले हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, श्री मणिराम वर्मा 31 मार्च 2021 को समाप्त गत वर्ष के संबंध में अपनी आय का निम्न विवरण प्रस्तुत करते हैं। आप उनकी अदर सोर्स इनकम की टैक्सेबल इनकम ज्ञात करें। तो जैसे आज अपन क्वेश्चन जो कर रहे हैं वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की ही है। पहले पॉइंट में लिखा है कि 1 अगस्त को उनको एक चाय कंपनी से 13,87,500 रुपये का लाभांश मिला और कंपनी का 60% इनकम एग्रीकल्चर इनकम माना जाता है। तो इस क्वेश्चन में 2 पॉइंट सीखने लायक है। पहली बात है कि इनको डिविडेंड मिला है, ठीक है, और अब यह है कि डिविडेंड अब टैक्सेबल होता है। अब टैक्सेबल होता है मतलब जो आपका असेसमेंट ईयर है, असेसमेंट ईयर 21-22 से लेकर अब ये नियम है कि जो डिविडेंड आपको मिलेगा डोमेस्टिक कंपनी से मिलेगा, यानी इंडियन कंपनी से मिलेगा, वो टैक्सेबल होगा। उससे पहले अलग अलग नियम थे। ऐसे भी वर्ष थे जब डिविडेंड पूरी तरह एग्जेम्प्ट होता था, ऐसे भी वर्ष थे कि जब 10 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट होता था और 10 लाख से ऊपर वाला पार्ट टैक्सेबल होता था। असेसमेंट ईयर 21-22 ऑनवर्ड्स ये रूल है कि आपको जो डिविडेंड मिलेगा डोमेस्टिक कंपनी से वो टैक्सेबल होगा, तो ये टैक्सेबल होगा। दूसरी बात, अगर आपको जो डिविडेंड मिलेगा उसकी राशि 5,000 रुपये से ज़्यादा है, 5,000 से ज़्यादा है, इन सच अ केस अगर 5,000 से ज़्यादा है तो आपका TDS भी कटेगा और TDS कटेगा 10% TDS। लेकिन इसी में एक बात और भी है कि मई 2020 से TDS की रेट को 25% रिड्यूस किया गया था। जैसे अगर 10% TDS था तो 10% TDS की जगह 7.5% TDS का नियम बनाया गया था, क्योंकि उस वर्ष में कोविड आ गया था। कोविड-19 के चलते 25% TDS की दरों में कटौती की गई थी। ओके, ओवरऑल इसका क्या मतलब निकला? अब आप देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनको 1 अगस्त को, यहाँ पे देखिए पहले पॉइंट में, इनको 1 अगस्त 2020 को मिला है, ठीक है। इनको जो चाय कंपनी से डिविडेंड मिला है वो अगस्त 20 में मिला है। तब TDS की दर 10% नहीं थी, तब TDS की दर 7.5% थी। इसका मतलब है कि अगर इनको 100 रुपये इन्होंने कमाया तो 7.5 उसमें से कट गया और इनको 92.5 मिलेगा वापस। 100 रुपये अगर इन्होंने कमाया, 7.5 TDS में चला जाएगा और 92.5 इनको मिलेगा। तो यहाँ पे इन्होंने फिगर लिखा है कि इनको 13,87,500 रुपये का लाभांश मिला। तो ये जो अमाउंट दे रखा है ना, ये वो अमाउंट दे रखा है जो इनको मिला है। तो ये 100% को रिप्रेजेंट नहीं करता, बल्कि ये 92.5% को रिप्रेजेंट करता है। तो हम उसे 100% में कन्वर्ट कर देंगे। तब कैसे करेंगे, चलिए मैं नीचे बताता हूँ आपको। देखिए 13,87,500 से मिला है और ये 92.5 को रिफ्लेक्ट करता है। तो अगर ये 92.5 है तो 100 कितना होगा, जस्ट आप ऐसे इमेजिन कर लीजिए। तो आप आराम से समझ पाएंगे कि इन्होंने 15 लाख रुपए कमाया है। 14 मई 2020 से TDS की रेट को रिलैक्स कर दिया गया था जनरल, लेकिन आप याद रखिएगा जनरली TDS की जो रेट है वो 10%। केवल इस साल के लिए जो असेसमेंट ईयर आपका चल रहा है 21-22 के लिए, वहाँ पे TDS की रेट को रिड्यूस किया गया था, वो भी 14 मई से लेके, यानी अप्रैल में नॉर्मल TDS था, 13 मई तक भी नॉर्मल TDS था, उसके बाद जो TDS है वहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है सर। तो पॉइंट्स सुनेंगे तो समझ जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। अपन अगर प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेट समझ में आ जाएगा। 15 लाख रुपए डिविडेंड इनकम, ये जो 15 लाख है इसको बोलते हैं ग्रॉस, जो आपने वास्तव में कमाए। जो आपको मिलते हैं उसे बोलते हैं नेट अमाउंट। इसलिए ये भी समझने वाली बात है, क्योंकि आम, जैसे आप तो इनकम टैक्स के स्टूडेंट हैं तो आप तो समझते हैं, पर लोग क्या समझते हैं कि जैसे मान लो उनका 60,000 का इनकम है और 60,000 की इनकम में से उनको 54,000 मिल गया, 6,000 कट गया और 54,000 मिल गया। तो वो तो ये सोच लेते हैं कि अब हमें इस 54,000 पे टैक्स ही नहीं भरना। उनका लॉजिक ये होता है कि 6,000 टैक्स कट तो गया, अब इसको वापस टैक्स में क्यों ले रहे हो।
जबकि कैलकुलेशन ऐसे होता है कि आपका 6,000 टैक्स कट गया, वो बात हम कंसीडर करेंगे, दैट इज गवर्नमेंट उसको कंसीडर जरूर करेगी, लेकिन कंसीडर बाद में करेगी। पहले आपकी पूरी इनकम जो आपकी सकल आय है, ग्रॉस इनकम है, वो आपकी इनकम में जोड़ी जाएगी। तो आपका ये जो TDS कटा है, जैसे इस क्वेश्चन में भी करीबन आपके 1,12,500 रुपये TDS कट गया है, तो इसे कंसीडर किया जाएगा बट बाद में। अभी के लिए आपकी इनकम 15 लाख है। चलिए, एक पॉइंट के हिसाब से बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो गया। अब इसके बाद छोटे छोटे पॉइंट हैं। सेकेंड पॉइंट में लिखा है घुड़दौड़ हॉर्स रेस से जीतने पर इनको 1 मई 2020 को 12,60,000 रुपये प्राप्त हुए। सिंपल है, इन्होंने ये रेस कोर्स गए, वहाँ किसी घोड़े पे दांव लगाया, दांव चल गया, इन्होंने जिस नंबर के घोड़े पे दांव लगाया वो घोड़ा जीत गया और 12,60,000 रुपये प्राप्त हुए। देखिए, वापस समझिएगा, ये रिसीव्ड अमाउंट दे रखा है। देखो, एक होता है कमाया और एक होता है रिसीव। ये दोनों एक जैसे भी हो सकते हैं और इन दोनों में अंतर भी हो सकता है। अब जहाँ तक बात है हॉर्स रेस की, तो वह उसमें आपका 30% TDS होता है। 30% TDS का मतलब ये होता है कि अगर आप 100 रुपये जीतोगे तो आपको 70 रुपये ही मिलेगा। तो ये जो अमाउंट दिख रहा है आपको, दिस इज नॉट द 100%, दिस इज ओनली 70% ऑफ द अमाउंट। ये जो 12,60,000 रुपये आपको प्राप्त हुए हैं, दिस इज 70%। ओके, तो पहला नियम यह है कि जो कैजुअल इनकम होती है वो अदर सोर्स में जाती है। दूसरा है पॉइंट ये है कि इसमें आपको TDS का समायोजन करना है। कैसे करेंगे, ये सब के लिए आप नीचे स्क्रीन पे आइए। 12,60,000 रुपये डिवाइडेड बाय 70 इंटू बाय 100, तो इन्होंने वास्तव में 18 लाख रुपए कमाया। अगर मैं आपको थोड़ा बता सकूं और आप सुनने को तैयार हूं, तो इन्होंने हकीकत में 18 लाख रुपए जीते थे और इनका 30% टैक्स में चला गया, यानी 5,40,000 इनका टैक्स में चला गया और इनके खाते में जो पैसा क्रेडिट हुआ वो 12,60,000 रुपये हुआ। लेकिन एक होता है रिसिप्ट और एक होता है इनकम, तो इन्होंने जो ग्रॉस कमाया था वो टैक्सेबल होगा। दूसरी बात है कि वैसे कैजुअल इनकम पे 30% TDS रेट है और कोविड के बाद जो रेट हो गई थी वो रेट आपकी 75% आ गई थी, यानी 22.5% आ गई थी, 22.5। लेकिन वो रेट कब से है, 14 मई से। ये जो हुआ था ये इनका 1 मई को ही हो गया था, ठीक है। तो इसलिए उस समय तो 30% ही TDS की रेट थी, तो इसलिए थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान रखिए। थर्ड पॉइंट में लिखा है कि जनवरी 2020 में कंपनी द्वारा इंटरिम डिविडेंड 2 लाख रुपए घोषित किया गया, परंतु जो डिविडेंड के लेटर्स होते हैं वो अप्रैल 20 को डाक में डाले गए। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है। देखिए, इस क्वेश्चन में अपना जो फाइनेंशियल ईयर है वो है 2021, कंफ्यूज मत होना। फाइनेंशियल ईयर 2021 का मतलब हो जाता है फिर असेसमेंट ईयर 21-22। ओके, बात यह है कि इनको जनवरी में कंपनी ने कहा कि हम इंटरिम डिविडेंड देंगे और वो जो लेटर डिस्पैच हुए वो अप्रैल में हुए। तो इंटरिम डिविडेंड में नियम ये है कि जब वो मिलता है, जिस वो वर्ष में मिलता है उस वर्ष में वो टैक्सेबल होता है। तो आप बस ये नियम याद रखो कि इंटरिम डिविडेंड में प्राप्ति वाला वर्ष देखा जाता है। तो आपका प्राप्ति वाला वर्ष या महीना कौन सा है, अप्रैल 20। सिंपल, अप्रैल 20 कहाँ आता है, वो आता है 2021 में। उसका असेसमेंट कहाँ होगा, 21-22 में। तो अपन इसे टैक्सेबल करेंगे। डिविडेंड अब टैक्सेबल होता है और इंटरिम डिविडेंड भी टैक्सेबल होता है। 2 लाख रुपए आपके हिस्से में आया है, ये 2 लाख रुपए टैक्सेबल होगा। हो सकता है कि आपको 2 लाख पूरे ना मिले हों, वहाँ पे आपका 10% TDS कट गया हो, बट एनीवेज आपने 2 लाख रुपया कमाया तो है ही है। कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है और ये डेफिनेट आपने ये पैसा कमाया है। मैं थोड़ा सा इसका फ़ॉन्ट बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको एक बेटर व्यू आए। ठीक है सर, तो ये और बड़ा करें क्या, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं वापस से अपन। चौथे पॉइंट में लिखा है कि फरवरी 21 में एनुअल जनरल मीटिंग में कंपनी द्वारा डिविडेंड डिक्लेयर किया गया, परंतु उनका 4475 का लाभांश पत्र अप्रैल 21 में डाला गया। ठीक है, अब यहाँ पे अलग पॉइंट है, यहाँ पे जो डिविडेंड है वो फाइनल डिविडेंड है। ठीक है, आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी पढ़ते होंगे और डिविडेंड वगैरह भी समझते होंगे। डिविडेंड 2 तरह का होता है, एक इंटरिम डिविडेंड होता है जो कंपनी अचानक डिक्लेयर करती है, और एक फाइनल डिविडेंड होता है जो कंपनी प्रॉफिट लॉस की प्रॉपर कैलकुलेशन के बाद डिक्लेयर करती है, AGM में डिक्लेयर करती है। तो इसके साथ इस वाले जो फाइनल डिविडेंड है उसके साथ रूल ये है कि जब वो डिविडेंड डिक्लेयर होता है तब उसे इनकम माना जाता है,
इंटरिम डिविडेंड में तो जब वो रिसीव होता है तब इनकम माना जाता है, और फाइनल डिविडेंड के साथ ये होता है कि जैसे ही वो डिक्लेयर होता है तो आपका राइट टू रिसीव एस्टैब्लिश हो जाता है। राइट टू रिसीव मतलब प्राप्त करने का अधिकार एस्टैब्लिश हो जाता है, तो डिक्लेरेशन के साथ ही उसे इनकम मान लिया जाता है। तो फैब 21 में ही इसे इनकम मान लिया जाएगा। फैब 21 का मतलब है कि आपका वर्ष चल रहा है 20-21, तो असेसमेंट होगा 21-22 में, तो ये इनकम भी आपके टैक्सेबल होगी और ये इनकम भी आपकी इनकम के अंदर जोड़ी जाएगी। तो 4,475 रुपये जोड़ा जाएगा। पिछला वाला डिविडेंड प्राप्ति की वजह से टैक्सेबल हुआ, और ये वाला इस वर्ष में डिक्लेयर होने की वजह से टैक्सेबल हुआ। ये हो गया है। इसके बाद अपन और थोड़ी सी बात करते हैं। थोड़े से डिविडेंड के पॉइंट डिस्कशन में ज़्यादा आ रहे हैं, बट ठीक है, एनीवेज अपने रूल्स तो कवर हो ही रहे हैं। 5वां पॉइंट है कि लॉटरी पुरस्कार से 1 मई 2020 को सार्वजनिक 5वें पॉइंट में लिखा है लॉटरी पुरस्कार से 1 मई 2020 को 80,500 रुपये प्राप्त हुए। तो इन्होंने लॉटरी खींची, इनकी लॉटरी निकल गई है, 80,500 रुपये इनको मिले हैं। ये कैजुअल इनकम है। इसका मतलब है कि 100 अगर इन्होंने जीते हैं, 100 अगर इन्होंने जीते हैं, तो 70 इनको मिले हैं। 70 मिले हैं तो अपन को 70% से कंसीडर करना है। तो मैं ये कह रहा था कि 80,500 तो इनको प्राप्त हुए हैं, कमाए तो इन्होंने ज़्यादा होंगे। तो देखिए जो 80,500 है वो केवल 70% को रिप्रेजेंट करता है। आप ओरिजिनल अमाउंट देखेंगे तो वो ओरिजिनल अमाउंट कैलकुलेट करने पे इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे, स्क्रीन पे देखिए, आपका अमाउंट बनेगा 1,15,000 रुपये। जैसे जो मिलता है उसे रिसीव्ड अमाउंट बोलते हैं, और जो आपने अर्न किया है उसे ग्रॉस इनकम बोलते हैं। और ये इनाम भी आपको जो लॉटरी वाला है वो मई के शुरुआत में ही मिल गया था। उस पर समय 30% ही TDS का रूल था। चलिए सर अपन और क्वेश्चन करते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट चल रहे हैं अपन। और अब स्क्रीन पे आपके आ गया है 6वां पॉइंट, जहां लिखा है कि 1 मई 2020 को सार्वजनिक जमा पर सकल ब्याज। अब देखो उन्होंने बातों बातों में ग्रॉस, खुद ने ही ग्रॉस दे रखा है, तो अब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने कहीं पे डिपॉजिट कराए हैं किसी कंपनी के पास या किसी गवर्नमेंट को, कहीं पे भी इन्होंने जमा कराए हैं, और इनको 20,000 रुपये का ब्याज इन्होंने कमाया है। देखो एक वर्ड होता है मिला, जनरली अपन बहुत लाइटली लेते हैं ब्याज मिला, ब्याज कमाया, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। TDS की वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्होंने कमाया है। ये जो सकल यानी ग्रॉस अमाउंट होता है वो उन्होंने कमाया है। मिला तो इनको 10% TDS कट के होगा, इनको मिला तो 18 होगा, कमाया इन्होंने 20 है। अब क्वेश्चन वाला भी गेम खेलता है, कभी कभी तो वो क्या है, आपको मिला अमाउंट दे देता है कि कितना मिला, तो कितना कमाया वो आपको गेस करना पड़ता है, ठीक है। और कभी कभी ग्रॉस डायरेक्ट भी दे देता है। तो बाय द वे आपने 20,000 रुपये कमाया है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट ग्रॉस 20,000 रुपये, और मैं ऐसे ही तुम्हें समझा रहा हूँ कि इसमें जो मिला होगा ना वो हमें 18,000 मिला होगा, 18 में मिला होगा, और वो नेट अमाउंट होगा, और 18,000 डिवाइडेड बाय 90, और 18,000 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 100 करके अपन ने इस चीज़ को हासिल किया है। ओके चलिए और बात कर लेते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन भाई ऊपर नीचे होता है, ठीक है। इसके बाद अगर अपन देखें 7वां पॉइंट लिखा है कृषि भूमि से आए, इनको 10,000 की एग्रीकल्चर इनकम हुई है, तो ये इनकम एग्जेम्प्ट है। आपकी एक सेक्शन होती है सेक्शन 10, उसमें सारी एग्जेम्प्टेड इनकम की लिस्ट है, उसमें फर्स्ट इनकम ही है एग्रीकल्चर इनकम है ना, A से शुरू होती है। तो 10(1) ये रूल है, और एग्रीकल्चर इनकम आपकी पूरी एग्जेम्प्ट है। अगर इंडिया से हो, इन्होंने कुछ लिखा भी नहीं है, तो इंडिया से ही मानेंगे और पूरा एग्जेम्प्ट करेंगे। मतलब इसे अपन एग्जेम्प्ट करेंगे मतलब टैक्स नहीं लेंगे, मतलब इस पर शीट के अंदर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर बाद में अब आगे और पढ़ाई करेंगे तो समझेंगे कि एग्रीकल्चर इनकम को एक खास तरीके से टैक्सेबल किया जाता है, बट वो एनीवेज बात की बात है। उसके बाद आप और देखिए हम पॉइंट 7 के बाद आ गए हैं 8वें पॉइंट में, जहाँ लिखा है कि एक्स लिमिटेड से 1 अक्टूबर को लाभांश प्राप्त हुआ। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आपको 18,500 रुपये का लाभांश मिला है। वैसे 10% TDS होता है, लेकिन इसमें 7.5% TDS होगा। 7.5% TDS का मतलब है कि आपको 92.5 मिल गया। तो 18,500 आपको रिसीव्ड अमाउंट है। 18,500 डिवाइडेड बाय 92.5 इंटू बाय 100। तो इस तरह से आपकी जो इनकम है वो 20,000 रुपये मानी जाएगी, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, जो भी हम कमा रहे हैं जैसे डिविडेंड रिसीव फ्रॉम एक्स लिमिटेड, उसको सिंपल
आपको पर्टिकुलर्स के कॉलम में लिख देना है और अमाउंट लिख देनी है। अगर आपके नियम समझे हुए होंगे तो आप प्रेजेंटेशन वगैरह तो आराम से कर पाओगे, कोई बड़ा इशू नहीं आता। चलिए, उसके बाद अगर अपन बात करें पॉइंट नंबर 9 की, वहाँ लिखा है दीपक लिमिटेड के जो डिवेंचर्स हैं जो कि लिस्टेड है, वहाँ पे आपको 13,500 का ब्याज मिला है, तो आपको इंटरेस्ट मिला है। और इसमें भी नियम ये होता है कि 5,000 से ज़्यादा अगर इंटरेस्ट मिलता है तो उस पर TDS होता है, तो आपको 5,000 से ज़्यादा ही मिला है। तो 10% TDS का नियम है। तो 10% TDS का मतलब होता है कि अपन 100 कमाते हैं तो हमें 90 मिलता है, यानी जो हमें मिलता है वो 90% को रिप्रेजेंट करता है। तो इसे भी ग्रॉस करेंगे, 13,500 रुपये मिला है डिवाइडेड बाय 90 इंटू बाई 100, ऐसे करके आप ग्रॉस करेंगे। इसको ग्रॉस अप करना बोलते हैं और 15,000 रुपये आपकी इनकम को माना जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि 9 तक हो गया था, 10वें पॉइंट में लिखा है सहकारी समिति से प्राप्त लाभांश को कोऑपरेटिव सोसाइटी से डिविडेंड मिला। तो देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है, जो भी डिविडेंड आपको मिलेगा वो TDS फ्री होता है, दैट इज़ उस पर TDS नहीं कटता, दैट इज़ जितना आप कमाएंगे उतना ही आपको मिलेगा। तो 1,000 रुपये ही आपने कमाया है, 1,000 रुपये ही आपको प्राप्त हुआ है, तो 1,000 रुपये आपकी इनकम में सिंपली ऐड कर दिया जाएगा। तो 2 तरह के जो डिविडेंड हैं उसमें आपको TDS एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ता। एक तो अगर आपको किसी विदेशी कंपनी से डिविडेंड मिलता है तो जितना मिलता है वही आपकी इनकम में लिखा जाएगा, आपको TDS एडजस्ट नहीं करना। और कोऑपरेटिव सोसाइटी जो TDS काटती नहीं है तो वो भी आपको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, एनीवेज अपन आ गए हैं अब 11वें पॉइंट पे, जहाँ लिखा है जन्मदिन पर अपने 7 मित्रों प्रत्येक से 10,000 रुपये नकद व एक मित्र से 20,000 का टेलीविज़न उपहार में मिला। बहुत ही बढ़िया है, इनके दोस्त हैं, 7 दोस्त हैं, 10-10 हज़ार कैश मिला है, प्रत्येक से 10,000 है, तो 10-10 हज़ार रुपये हर एक से मिला है, तो 7 लोगों से हो गए 70,000 रुपये और 20,000 का टीवी मिला है। इनको 90,000 रुपये गिफ्ट में मिले हैं, लेकिन टैक्सेबल केवल 70,000 रुपये होंगे। तो अगर आपका कैश गिफ्ट है और वो 50,000 को क्रॉस कर रहा है और जो गिफ्ट मिला है वो रिलेटिव भी नहीं है, ना इसकी शादी का मौका है, बर्थडे है इसका, तो ये जो 70,000 रुपये है वो आपकी इनकम के अंदर जाएगा। ये इनकम आपकी अदर सोर्स के अंदर ही मानी जाती है। जस्ट अ मिनट, तो ये 90,000 रुपये, 70,000 रुपये। अब बात रही कि ये जो टीवी है वो टीवी वाला गिफ्ट आपका एग्जेम्प्ट होगा। का रीज़न ये है कि जो टीवी है वो मूवेबल एसेट्स की डेफिनेशन में नहीं आता। कुछ एसेट्स ऐसे होता तो वो मूवेबल है टीवी, लेकिन जो इनकम टैक्स के पर्पज से मूवेबल एसेट्स का डेफिनेशन है उसके अंदर गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, बुलियन आइटम्स, इस तरह की आइटमें हैं। ठीक है, तो वो जिस तरह की आइटम है उसमें टीवी नहीं आता, तो फिर अपन गिफ्ट को एग्जेम्प्ट रखेंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे। तो 20,000 का टीवी है इसलिए छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। टीवी अगर ये 60,000 का भी होता, 50,000 से ज़्यादा का भी होता, तो भी ये मूवेबल एसेट्स की डेफिनेशन में नहीं आता, तो इसलिए मैं इसको छोड़ देता। इन द सेंस आपको भी छोड़ना है। ठीक है, तो अपन इनकम टैक्स की बात करते हैं। इनकम टैक्स मेरे और आपके हिसाब से नहीं चलता, रूल्स के साथ। चलिए, उसके बाद थोड़ी सी बात और करें तो यहाँ पे अपना आ गया है चलते चलते पॉइंट नंबर 12, नियोक्ता के अलावा अन्य प्रतिष्ठानों को सलाह देने पर प्राप्त पारिश्रमिक। ठीक है जी, ये जो भाई साहब हैं जिनका हम क्वेश्चन कर रहे हैं, मणिराम वर्मा का, वो कंसल्टेंसी भी देते हैं, उससे उनको 20,000 रुपये मिले हैं। अगर बाय द वे अपने बॉस को कंसल्ट किया होता, वहाँ से तो उनको सैलरी मिलती, सैलरी तो सैलरी हेड में जाती है, लेकिन इनको और जगह भी कंसल्टेंसी से फीस मिली है, तो ये इनकी एक्स्ट्रा इनकम है, तो ये इनकी अदर सोर्स में जाती है। ठीक है, तो ये 20,000 रुपये रेम्यूनरेशन रिसीव्ड फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशन एज अ कंसल्टेंसी फीस। उसके बाद हम आ चुके हैं पॉइंट संख्या 13 पे, जहां लिखा है सरकार ने उनकी भूमि का 2010-2011 में अधिग्रहण किया था, जिसकी क्षतिपूर्ति की राशि 12-13 में प्राप्त हुई थी। क्षतिपूर्ति विलंब के लिए न्यायालय में वाद चला और न्यायालय के निर्णय अनुसार उनको गत वर्ष 20-21 70,000 रुपये ब्याज मिला। आपकी ज़मीन गवर्नमेंट ने ले ली, बाद में आपको मुआवजा भी मिल गया, लेकिन आपने कोर्ट में ये दुहाई दी कि सर मुझे मुआवजा देर से मिला, मेरा तो नुकसान हो गया। तो गवर्नमेंट कोर्ट ने आपकी बात मानी और आपको 70,000 रुपये मिले हैं, ये आपकी इनकम है। तो 70,000 रुपये ये जो आपको इंटरेस्ट कमाया है ये भी आपकी इनकम के अंदर लिखा जाएगा।
इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन भी इसके अंदर आता है, या बेसिकली वैसे कंपनसेशन या डिलेड कंपनसेशन इसको बोलना चाहिए, वो ज़्यादा सही होता है, क्योंकि अगर कंपनसेशन टाइम पे ही मिल जाता तो फिर ब्याज ही क्यों मिलता, देर से होगा तभी तो ब्याज होगा। तो आपको जैसे 17,000 मिला है, इसमें से 35,000 आपका एग्जेम्प्ट होता है, एग्जैक्ट 50% आपका अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इसका भी आप लॉजिक बना सकते हैं कि गवर्नमेंट एक तो देर से ब्याज दे रही है, तो फिर उस राशि पे पूरा टैक्स थोड़ा ना लेगी ना, उस राशि पे पूरा टैक्स थोड़ा ना मिलेगी, थोड़ा तो हमें रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। तो डेफिनेटली हमें केवल आधे अमाउंट पे ही टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगर और थोड़ी सी बात करें, बस अब 1-2 पॉइंट ही रह गए हैं। आप काफ़ी देर से मुझे सुन रहे हैं। इसके बाद ये है कि धारा 222E 222E से संबंधित माने गए लाभांश से आए। इसका नियम अपन ने देख लिया था कि अगर कोई व्यक्ति है, वो किसी कंपनी में डायरेक्टर है, वो कंपनी ऐसी है जिसमें पब्लिक का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं है, जबकि उसका खुद का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है क्योंकि उसके पास 20% से ज़्यादा होल्डिंग है, और ऐसे में वो अगर कंपनी से लोन ले लेता है तो उसके लोन लेने को डिविडेंड माना जाएगा। ये इनकम डीम्ड डिविडेंड होती है, ये डीम्ड डिविडेंड माना जाता है। लोन के आड़ में डिविडेंड उठाया है ऐसा माना जाता है। रिजर्व प्रॉफिट्स भी देखते हैं, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स भी देखते हैं। बाय द वे अभी ये पॉइंट नहीं है, सीधा 90,000 रुपये कैलकुलेट हुआ है। डीम्ड डिविडेंड बेसिकली टैक्सेबल होता है, आपको ये नियम याद करना है। और अब अगर लास्ट बात करें तो श्री वर्मा निम्न खर्चों की कटौती का दावा करते हैं। इसलिए उन्होंने ये कहा, तो उनका ये कहना है कि बैंक ने लाभांश संग्रह पर कुल कमीशन 200 रुपये और ब्याज संग्रह पर कमीशन 1% की रेट से वसूल किया। तो उसका ये कहना है कि डिविडेंड कलेक्शन पे 200 रुपये खर्च हुआ और इंटरेस्ट कलेक्शन पे 1% खर्च हुआ। तो बात ऐसी है सर कि डिविडेंड कलेक्शन का जो खर्चा होगा उसे हम कंसीडर नहीं करते, यानी जिस तरह से हम कैजुअल इनकम पे होने वाले खर्चे को कंसीडर नहीं करते, उसी तरह डिविडेंड इनकम पे होने वाले कलेक्शन एक्सपेंसेस को कंसीडर नहीं करते। तो ये 200 का तो कुछ नहीं होगा। बाकी इनको जो इंटरेस्ट मिला है, तो मुझे ध्यान है कि एक इंटरेस्ट इनको मिला था, मैं बताता हूँ आपको पॉइंट नंबर। एक तो इनको लिस्टेड कंपनी से डिवेंचर मिला था, एक तो आपको देखो पॉइंट नंबर 9 के अंदर दीपक लिमिटेड से ब्याज मिला था 13,500, और एक आपको पॉइंट नंबर 6 के अंदर 18,000 का ब्याज मिला था पब्लिक डिपॉजिट्स पे। 20 आपने कमाए थे, 18 आपको मिला था, और दूसरे मामले में आपको 13,500 मिला था पॉइंट नंबर 9 में। तो आपको 31,500 रुपये मिला है। 18,000 और 13,500 मैंने नीचे लिख रखा है कि कलेक्शन चार्जेस 200 रुपये की कोई कटौती नहीं मिलेगी, और 18,000 रुपये और 13,500 रुपये, यानी जो 31,500 रुपये का कलेक्शन है उस पर 1% की रेट से आपका 315 रुपये कंसीडर होगा। तो जितनी भी आपकी इनकम आएगी उसमें से 315 रुपये आपको लेस करने का मौका मिलेगा। इंटरेस्ट कलेक्शन एक्सपेंसेस डिडक्टेबल है, खर्चे के रूप में एडमिजिबल है, उसकी कटौती मिलती है। ऐसा थोड़ा सा और बचा है, लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। लास्ट पॉइंट में आपका तर्क ये है कि इसके अलावा भारतीय कंपनी के अंशों को क्रय करने हेतु उन्होंने ऋणों पर ब्याज चुकाया। इनका ये कहना है कि मुझे जो डिविडेंड मिला है वो तो इनकम है, पर शेयर्स को खरीदने के लिए मैंने लोन लिया और मैंने उस लोन का ब्याज चुकाया। तो कहना है कि मेरी इनकम को देख रहे हो तो मैंने ब्याज भी तो चुकाया है, उसे भी तो कंसीडर करो। तो बिल्कुल करेंगे। इनकी जो डिविडेंड की इनकम है, ठीक है, उसमें हालांकि एक नियम होता है कि आप 20% से ज़्यादा नहीं दिखा सकते। जैसे मैं आपको बताता हूँ उसका नियम। जैसे इनको डिविडेंड मिला तो इनको तो 15 लाख रुपए यहाँ मिला है, और भी इनको बहुत जगह 2 लाख रुपए ये मिला है, 4475 ये मिला है, तो इनको बहुत सारा अमाउंट मिला है। तो आपका जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो डिविडेंड के 20% के अंदर होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा होगा भी नहीं, आप आराम से 1 लाख रुपए लेस कर पाएंगे। और आप इनका लॉजिक बिल्कुल साफ है कि मैंने शेयर्स के खरीदने के लिए लोन लिया तो मैंने ब्याज चुकाया तो मुझे 1 लाख की कटौती चाहिए, उसे मिल जाएगी। बस एक 20% की विंडो है, उसको आपको ध्यान रखना है। वैसे मैंने इसमें जोड़ा था, इनका जो डिविडेंड का इनकम है वो करीबन 18,14,475 रुपये हो रहा है। तो उसका जो 20% होता है वो करीबन 3,60,000 के आसपास होता है। उतना इंटरेस्ट भी ये क्लेम करता, 360 के आसपास भी क्लेम करता तो हम अलाउ कर देते। ये तो बेचारा शरीफ आदमी है,
केवल 1 लाख रुपए क्लेम कर रहा है तो हम 1 लाख रुपए इजीली अलाउ कर देंगे, ठीक है सर। और अब देखें कुछ और पॉइंट बचता है क्या, ये बस लास्ट पॉइंट रहने वाला है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि लॉटरी टिकट खरीदने पर मेरे 2000 के खर्चे हुए और हॉर्स रेस के लिए मेरा 1000 रुपये का खर्चा हुआ, तो ये दोनों खर्चे कंसीडर नहीं होंगे। कैजुअल इनकम से संबंधित जो खर्चे होते हैं उन्हें कंसीडर नहीं करते हैं। तो ये 2000 जो टिकट खरीदने पे खर्चा हुआ या 1000 जो हॉर्स रेस पे खर्चा हुआ उसे हम कंसीडर नहीं करेंगे। इसको ना तो प्लस करेंगे ना माइनस करेंगे। ये वैसे चाहता है कि माइनस किया जाए पर नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से आपको संभाल के अपनी सारी इनकम लिखनी है। एक बार में आपको सारे नियम समझ अगर नहीं आते तो आप वीडियो को दोबारा प्ले कर लीजिएगा, एक बार वापस सुन लीजिएगा, फिर आपका फाइनल आंसर 33,90,160 आ जाएगा। इसे आप कह सकते हैं टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। होप वीडियो लंबा होने के साथ साथ आपको यूजफुल भी लगा होगा, और है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो पढ़ाई वाले दोस्त हैं उनके साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी इस पर बहुत सारे वीडियोस आते रहेंगे।